जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में 12वीं कक्षा के मनोविज्ञान विषय के चैप्टर नंबर 13 पर परिचर्चा करेंगे। चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है सामाजिक संज्ञान, स्कीमा, रूढ़ धारणा एवं अभिवृत्ति। मनोविज्ञान चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है सामाजिक संज्ञान, स्कीमा एवं रूढ़ धारणा तथा अभिवृत्ति। तो आइए जान लेते हैं फटाफट कि इस वीडियो में हम लोग किन किन टॉपिक पर, किन किन तथ्यों पर चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले जानेंगे सामाजिक व्यवहार क्या है, उसके बाद जानेंगे छवि निर्माण क्या है, सामाजिक सुगमीकरण क्या है, समाज परोपकारी व्यवहार क्या है, सामाजिक संज्ञान क्या है, स्कीमा या अनविति क्या है, रूढ़ धारणा, कारणों का गुणारोपण, अभिवृत्ति और उसके घटक, अभिवृत्ति निर्माण, अभिवृत्ति परिवर्तन और अभिवृत्ति परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक, इन सारे टॉपिक पर हम सब विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए इस क्रम में सबसे पहले जानते हैं सामाजिक संज्ञान। और सामाजिक संज्ञान को जानने से पहले जानेंगे कि सामाजिक मनोविज्ञान क्या है। सामाजिक मनोविज्ञान क्या है, तो बड़ी आसान सा उत्तर होगा कि सामाजिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा है। मतलब सामाजिक मनोविज्ञान, मनोविज्ञान एक विशाल वृक्ष है। मनोविज्ञान एक विशाल वृक्ष है, उस विशाल वृक्ष की अनेक सारी शाखाएं हैं। उसी तरह से सामाजिक मनोविज्ञान भी मनोविज्ञान की एक शाखा है। प्रश्न होगा सामाजिक मनोविज्ञान क्या है, तो आपका उत्तर होगा सामाजिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसमें किसी व्यक्ति के व्यवहार और व्यक्ति के व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मतलब सामाजिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम किसी व्यक्ति के व्यवहार और व्यक्ति के व्यवहार पर पड़ने वाले सामाजिक प्रभावों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हम उसे सामाजिक मनोविज्ञान के नाम से जानते हैं। अब है कि हम सामाजिक व्यवहार क्या है, हम सामाजिक व्यवहार के बारे में व्याख्या कैसे करेंगे। क्या है सामाजिक व्यवहार? तो आप सभी जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज के बाहर मनुष्य की कल्पना कदापि संभव नहीं है। तो व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार की व्याख्या करने का सबसे सरल तरीका यह है कि वह व्यक्ति किस तरीके से, किस प्रकार से अपने आप को समाज में ढाल लेता है, कितना वह दूसरों के लिए अपना समय एक्सपेंड करता है, खर्च करता है, वह कितना अपने कार्यों से दूसरों को लाभ पहुंचाता है, या दूसरों के लिए अपने समय को कितना गंवाता है, या उनके कार्य से समाज के अन्य लोगों को कितना लाभ होता है। तो एक व्यक्ति से समाज को होने वाला लाभ के संदर्भ में सामाजिक व्यवहार की हम व्याख्या कर सकते हैं। अब एक छवि निर्माण क्या है। छवि मतलब चेहरा, फोटो। क्या है छवि निर्माण? तो एक उदाहरण ले ले कि जैसे हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, हम आप या संसार के कोई भी लोग किसी व्यक्ति से मिलते हैं, जैसे ये रहा मेरा मार्कर, इस मार्कर को हम देखते हैं, इस मार्कर के बारे में कोई ना कोई विचार, इस मार्कर के बारे में कोई ना कोई विचार हमारे मन में या आप सबके मन में भी उठता होगा। तो इस मार्कर के देखकर मेरे मन में, इसी तरह से संसार के जब किसी व्यक्ति से, किसी मित्र से या किसी अपरिचित से हम मिलते हैं, तो मिलने के बाद उसके बारे में हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में कोई ना कोई चेहरा जरूर बनता होगा कि यह व्यक्ति कैसा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, या बुरा है, या बहुत बुरा है। तो किसी व्यक्ति से जब हम मिलते हैं तो उस व्यक्ति के बारे में, उस व्यक्ति का जैसा चेहरा हमारे मन मस्तिष्क में बनता है, उसी को हम कहते हैं छवि निर्माण के नाम से जानते हैं। तीसरा है सामाजिक सुगमीकरण क्या है।
सामाजिक सुगमीकरण क्या है, या सामाजिक सुगमीकरण से आप क्या समझते हैं? तो सामाजिक सुगमीकरण एक प्रक्रिया है। जैसे कोई व्यक्ति, हम हो या आप हो या संसार के कोई व्यक्ति हो, दूसरे के उपस्थिति में जो अच्छा काम करते हैं। जैसे एक व्यक्ति अपने निजी आवास पर काम नहीं करता है, लेकिन कहीं बाहर जाता है, किसी रिश्तेदार के यहाँ जाता है, किसी नातेदार के यहाँ जाता है, या अपने ही दरवाजे पर जब कोई गेस्ट आ जाता है तो उस गेस्ट के सामने अपना अच्छा छवि प्रस्तुत करने के लिए बड़ी सुंदर से, बड़ी तन्मयता से, ईमानदारी से किसी काम को निर्वाह कर लेता है या किसी के आदेश को पालन कर लेता है। तो कहता है कि एक व्यक्ति सामाजिक सुगमीकरण की बात करे, सामाजिक सुगमीकरण क्या है? तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की उपस्थिति में या किसी दूसरे के सामने जो अच्छा काम करता है या अपने आदर्श व्यवहार को प्रस्तुत करता है, उसी आदर्श व्यवहार के प्रस्तुतिकरण को हम सामाजिक सुगमीकरण के नाम से जानते हैं। अब है सामाजिक संज्ञान क्या है, या सामाजिक संज्ञान से आप क्या समझते हैं? तो सामाजिक संज्ञान मतलब समाज के बारे में जानकारी रखना। सामाजिक संज्ञान का मतलब हुआ समाज के बारे में जानकारी रखना, समाज के बारे में सोचना, समाज की परवाह करना। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहता है, तो समाज में रहकर समाज के अन्य लोगों के बारे में जो सूचना या जानकारी इकट्ठा करता है, जानकारी प्राप्त करता है, उसी को हम सामाजिक संज्ञान के नाम से जानते हैं। समाज में रहते हुए एक व्यक्ति समाज के अन्य लोगों के बारे में जो जानकारी या सूचना प्राप्त करता है, वह सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया, जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया सामाजिक संज्ञान कहलाता है। अगला है स्कीमा क्या है? स्कीमा या अनविति क्या है? तो कहता है स्कीमा हमारे मस्तिष्क की, हमारे सोच की या हमारे स्मृति की एक मौलिक इकाइयां हैं। हम जहां भी जाते हैं, जिस भी व्यक्ति से मिलते हैं, जिस जगह को देखते हैं, मतलब जब कोई व्यक्ति कहीं जाता है, किसी से मिलता है, किसी वस्तु को देखता है, किसी स्थान पर जाता है, तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में हमारे मस्तिष्क में कुछ धारणाएं बन जाती हैं, कुछ विचार बन जाती हैं। मतलब जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, वस्तु को देखते हैं, किसी जगह पर जाते हैं, तो व्यक्ति, वस्तु या स्थान को देखकर हमारे मन मस्तिष्क में कुछ धारणा मतलब विचार बैठ जाती है। उसी विचार को हम स्कीमा या अनविति मतलब हमारे मस्तिष्क के द्वारा एकत्रित की गई सूचनाओं का प्रक्रमण या सूचनाओं का एकत्रीकरण सामाजिक स्कीमा या अनविति कहलाती है। फिर आएगा तो रूढ़ धारणा क्या है? रूढ़ धारणा क्या है, या रूढ़ धारणा से आप क्या समझते हैं? किसी व्यक्ति से मिलते हैं और लेकिन व्यक्ति के से मिलने से पहले उस व्यक्ति के बारे में हमारे मन में, आपके मन में जो विचार होता है, जैसे आप लोगों ने बहुत सारे फिल्म देखा होगा, बहुत सारे सिनेमा देखा होगा। सिनेमा देखने के क्रम में आप अक्सर एक बहुत बड़े खलनायक की भूमिका में आया करते थे, स्वर्गीय अमरीश पुरी। अब तो फिल्म दुनिया में नहीं है, मर गए बहुत दिन पहले। तो अमरीश पुरी फिल्मों में खलनायक की भूमिका में उन्होंने काम किया। इतना बार अपने खलनायक की रोल में उनको देखा कि किसी नया फिल्म में उनका आप चेहरा देखते हैं, उनके चेहरा को देखकर उनकी खलनायकी याद आ जाता है। अरे अमुक फिल्म में ऐसा किया होगा, इस फिल्म में भी वो खलनायक की भूमिका में होगा। हो सकता है कि वह अच्छा रोल में भी हो, अच्छा छवि लेकर भी आया हो। तो प्रश्न है कि रूढ़ धारणा क्या है? तो किसी व्यक्ति से मिले बिना
किसी व्यक्ति को जाने बिना उसके बारे में पहले से आपके मन में जो विचार होता है, किसी व्यक्ति से मिले बिना, उसको जाने बिना, परखे बिना, उसके बारे में आपके मन में पहले से जो विचार होता है उसे कहते हैं रूढ़ धारणा। इसको हम पूर्व रूढ़ धारणा, हम इसको पूर्व धारणा, पहले से बैठा हुआ विचार के नाम से भी जानते हैं। हमें कारणों का गुणारोपण क्या है? कारणों का गुणारोपण क्या है, या कारणों के गुणारोपण से आप क्या समझते हैं? तो सीधी सी बात है कि जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो उस व्यक्ति के बारे में हमारे मन में अच्छा या बुरा, अच्छा या बुरा, चाहे बहुत अच्छा या बहुत बुरा धारणाएं बनती हैं। तो जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो उस व्यक्ति के बारे में हमारे मन में बहुत अच्छा, बुरा या बहुत बुरा, कुछ ना कुछ तो विचार आता होगा। लेकिन वह जो विचार आता है वह कहीं ना कहीं किसी प्रेरणा से प्रेरित होकर, किसी न किसी प्रेरणा से प्रेरित होकर होता है। तो किसी व्यक्ति के बारे में अगर आपके अंदर अच्छा फीलिंग हो रहा है या बुरा फीलिंग हो रहा है तो उसी के बारे में विस्तार से व्याख्या कर देना, अच्छा क्यों हो रहा है या बुरा क्यों हो रहा है। किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो उसके बारे में आपके अंदर अच्छा फीलिंग हुआ या बुरा फीलिंग हुआ तो व्याख्या कर देना, कह देना कि आपके बारे में या अमुक व्यक्ति के बारे में अच्छा फीलिंग क्यों होता है या बुरा फीलिंग क्यों होता है। कारणों का गुणारोपण कहलाता है। अगला है अभिवृत्ति क्या है। तो एक बात जान लेंगे कि अभिवृत्ति को हम मनोवृत्ति भी कहते हैं। ध्यान रखना है, ये जो अभिवृत्ति है इसको हम मनोवृत्ति भी कहते हैं। तो प्रश्न होगा अभिवृत्ति क्या है और अभिवृत्ति के प्रमुख घटक कौन कौन हैं। तो अभिवृत्ति का है या मनोवृत्ति का है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इस बात को सभी जानते हैं। तो समाज में रहते हुए हमारे मन में या संसार के किसी व्यक्ति के मन में किसी के बारे में जो विचार बैठ जाता है जो अस्थायी हो, हमारे मन में या आपके मन में किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में जो अस्थायी विचार बैठ जाता है, जो अस्थायी सोच, जो अस्थायी धारणा बैठ जाती है, उसी अस्थायी सोच, धारणा या विचार को हम अभिवृत्ति या मनोवृत्ति के नाम से जानते हैं। मतलब किसी व्यक्ति के बारे में हमारे मन में, हम सब के मन में, किसी समाज के बारे में, किसी वस्तु के बारे में हम सब के मन में जो धारणाएं अस्थायी रूप से बैठ जाती है, जिसे जल्दी बदल पाना संभव नहीं है, उसी को अभिवृत्ति या मनोवृत्ति के नाम से जानते हैं। और आपको बता दें, अभिवृत्ति का संबंध ज्ञानात्मक पक्ष से है, क्योंकि अभिवृत्तियां अस्थायी या अस्थायी आपके अनुभव और ज्ञान से क्या है, जुड़ा हुआ है। अब है कि अभिवृत्ति के घटक कौन कौन हैं। तो आपको बता दें कि अभिवृत्ति जो हमारे संज्ञान से, हमारे ज्ञान से जुड़ा हुआ एक विचार है और अभिवृत्ति के निर्माण विश्वास, निर्णय और धारणा से होता है। इसके कई घटक हैं, लेकिन एबीसी घटक, एबीसी मतलब सकारात्मकता, नकारात्मकता, तटस्थता। मतलब अभिवृत्ति के 3 घटक हैं। इनके घटक की बात करें, इनके 3 घटक हैं। एक हो जाएगा सकारात्मकता, दूसरा तटस्थता। अभिवृत्ति के कितने घटक हैं? 3 घटक हैं। पहला है सकारात्मकता, दूसरा है नकारात्मकता, तीसरा तटस्थता। मतलब मनोवृत्ति या आपका विचार किसी के बारे में या तो सकारात्मक अच्छा हो सकता है, किसी के बारे में आप तो अच्छा सोच सकते हैं। नकारात्मकता या तो नेगेटिव सोच सकते हैं, अरे बहुत बुरा है, या बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सोच रखते हैं तो सकारात्मक अभिवृत्ति कहेंगे। अगर
उसके बारे में गलत विचार है तो नकारात्मक अभिवृत्ति कहते हैं। लेकिन न अच्छा विचार रखते हैं न बुरा, चलो है अच्छा है, आदमी है, कैसा है तो हाँ आदमी है, आदमी जैसा है, तो ना अच्छा विचार हो ना बुरा, या दोनों का मिला जुला रूप हो तो उसे कहेंगे तटस्थ। अभिवृत्ति की विशेषता की बात करते हैं तो अभिवृत्ति या मनोवृत्ति की 4 विशेषता है: चरम सीमा, सरलता या जटिलता या केंद्रीयता। मतलब अभिवृत्ति के विशेषता की बात करें तो अभिवृत्ति की 4 विशेषताएं हैं। अभिवृत्ति की हम विशेषता की बात कर लें, अभिवृत्ति की विशेषता की यदि हम बात कर लें तो अभिवृत्ति की 4 विशेषता हैं। विशेषता की हम बात करें तो अभिवृत्ति की 4 विशेषता हैं। नंबर 1 है कर्षण शक्ति, दूसरा है सरलता, जटिलता और चरम सीमा या केंद्रीयता। मतलब अभिवृत्ति की विशेषताएं 4 हैं। कर्षण शक्ति मतलब कर्षण शक्ति क्या है, तो यदि आपके मन में किसी के बारे में ना सकारात्मक विचार हो ना नकारात्मक विचार हो, एवरेज विचार रखते हैं तो उसे कहेंगे कर्षण शक्ति। सरलता, सीधा, अच्छा को अच्छा देख लें, बुरा को बुरा के दृष्टिकोण से देख लें, सरल। तीसरा जटिल, किसी व्यक्ति के बारे में निर्णय ले पाना मुश्किल हो जाता है कई बार कि यह कैसा होगा, जटिल कहा जाता है उसको। और केंद्रीयता, समय के अनुसार अपने आप को चेंज कर लेने वाला, केंद्रीयता प्रकृति का कहलाता है। अब है अभिवृत्ति निर्माण के कारक कौन कौन हैं, तो याद रखेंगे अभिवृत्ति या मनोवृत्ति जन्मजात नहीं होती है। व्यक्ति की अभिवृत्तियां जन्मजात या स्थायी नहीं होती है, समय, परिस्थिति और माहौल के अनुसार बदलती या चेंज होती रहती है। तो अभिवृत्ति के निर्माण करने वाले जो कारक हैं या अभिवृत्ति निर्माण की जो प्रक्रिया है, नंबर 1 में है साहचर्य के द्वारा। अभिवृत्ति निर्माण की जो प्रक्रिया है नंबर 1 में साहचर्य। अभिवृत्ति का निर्माण सबसे पहले किसके द्वारा होता है? साहचर्य के द्वारा। मन में होगा साहचर्य का मतलब क्या होता है, तो साहचर्य के द्वारा मतलब सीखकर। जैसे एक छात्र किसी शिक्षक से अध्ययन करता है, पढ़ता है, और शिक्षक से पढ़ने के बाद उसके बारे में या उसका जैसा कुछ गुण, उसके व्यवहार के जैसा कुछ व्यवहार या शिक्षक के सकारात्मक गुणों को अपने आप आत्मसात कर लेता है, इसको कहते हैं साहचर्य के द्वारा अभिवृत्ति का निर्माण। मतलब शिक्षक से पढ़ा और शिक्षक में जो अच्छी बातें हैं उन अच्छी बातों को अपने में आत्मसात कर लिया, तो इसे कहेंगे साहचर्य के द्वारा अभिवृत्ति का निर्माण। दूसरा, पुरस्कार या दंड के द्वारा। अभिवृत्ति निर्माण का दूसरा कारक है पुरस्कार या दंड। अभिवृत्ति का निर्माण पुरस्कार या दंड से भी होता है। कोई व्यक्ति दंड के भय से किसी काम को अच्छा कर लेता है, तो कुछ व्यक्ति पुरस्कार के लालच में आकर के अच्छा काम कर लेते हैं। जैसे विद्यार्थी पढ़ना नहीं चाहते हैं, टीचर दंडित करते हैं कि कल जो याद करके नहीं आएगा उसे दंडित किया जाएगा, तो शिक्षक के डंडा के डर से बच्चा प्रश्नों को याद कर ले, तो डंडा के डर से यदि प्रश्नों को याद कर लेता है तो इसे कहेंगे दंड के द्वारा अभिवृत्ति का निर्माण। लेकिन कोई बच्चा पुरस्कार के कल याद करके जाएंगे तो गुरुजी हमको पेन इनाम में देंगे, पुरस्कार में देंगे, तो इसे कहते हैं पुरस्कार के द्वारा। उसके बाद प्रारूपण द्वारा या प्रेरणा द्वारा। आप किसी व्यक्ति से, अपने मित्र से, एक बच्चा विद्यालय में पढ़ने जाता है, पढ़ने में औसत था, लेकिन अपने मित्र के पढ़ने की कुशलता को देखकर पढ़ाई कला में सुधार कर लेता है, अच्छा करने लगता है, इसे कहते हैं प्रारूपण। मतलब किसी को देखा देखी। और चौथा है सूचना केंद्र। मतलब कुछ व्यक्ति, अभिवृत्ति का निर्माण कैसे होता है? कुछ व्यक्ति सूचना के माध्यम से, संदेश के माध्यम से,
टेलीविजन हुआ, रेडियो हुआ, समाचार पत्र हो गया, उसको देखा, उसको पढ़ा, और किसी स्टोरी के, किसी व्यक्ति के जीवन चरित्र को पढ़कर पेपर में, अखबार में, न्यूज़पेपर पर किसी के जीवन चरित्र को जानकर उसे प्रेरित हो गया और अपने जीवन को भी उसके जैसा ढालने का प्रयास कर लिया। तो इसे कहते हैं सूचना के प्रभाव से अभिवृत्ति का निर्माण। अब है अभिवृत्ति परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है, मतलब व्यक्ति का विचार, व्यक्ति की मनोवृत्ति कहाँ कहाँ बदलती है या प्रभावित होती है। तो आपको बता दें, व्यक्ति का अभिवृत्ति सबसे पहले परिवार व विद्यालय। व्यक्ति की अभिवृत्ति परिवार में और उसके विद्यालय में प्रभावित होती है, क्योंकि जिस माहौल में, जैसे परिवार में बच्चा पलेगा, उसकी मनोवृत्ति वैसे ही होगी, और जिस प्रकार के विद्यालय में पढ़ेंगे तो विद्यालय के शिक्षक और छात्र की अभिवृत्ति जैसी होगी, मनोवृत्ति जैसी होगी, विचार जैसा होगा, उस बच्चे का ही विचार वैसा ही होगा। दूसरा होगा संदर्भ समूह। दूसरा क्या होगा कि बच्चा जिस समूह में रहता है, दिन भर खेलता है जिसके साथ, तो जिस प्रकार के समूह में रहता है, खेलता है, उस समूह के जैसा ही बच्चे का अभिवृत्ति होगा। अच्छे लोगों के साथ रहेगा तो अच्छा विचार होगा, गलत लोगों के साथ रहेगा तो गलत विचार होगा। जैसे एक शराब के दुकान पर कोई बच्चा गिलास में दूध पी रहा हो तो सामने वाला ये नहीं कहेगा कि दूध पी रहा है, बल्कि कहेगा शराब पी रहा है। लेकिन शराब, दूध के दुकान में बैठकर कोई शराब यदि पीना शुरू कर दे तो सामने वाला देखेगा कि शराब नहीं, दूध पी रहा है। मतलब दूध के बारे में अच्छा सोच है और शराब के बारे में नेगेटिव सोच है। तो शराब के दुकान में रहकर दूध पीना, सामने वाला आपको समझेगा शराब पी रहा है, और दूध के दुकान में बैठकर शराब पीना, सामने वाले के नज़र में ये होगा कि आप दूध पी रहे हैं। मतलब अच्छे लोगों के साथ संदर्भ समूह, मित्र मंडली अच्छा होगा, आपका विचार अच्छा होगा। मित्र मंडली गलत होगा, आपका विचार भी गलत हो जाएगा। उसके बाद व्यक्तिगत अनुभव, आपकी अभिवृत्ति, व्यक्तिगत अनुभव, आप अपने जीवन में कुछ देखे हैं, सोचे हैं, समझे हैं, जीवन की वास्तविकता को समझ गए, और जीवन की वास्तविकता को समझकर भी आप अपने अभिवृत्ति को बदल सकते हैं। इसके बाद है संचार के माध्यम, रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल, या कहीं ना कहीं जो सूचना देने वाला माध्यम हो, सूचना देने वाले माध्यम से प्रभावित होकर भी आप अपने अभिवृत्ति का परिवर्तन चेंज कर सकते हैं, क्योंकि सूचना के स्रोत भी आपके लिए कई बार प्रेरणादायी बन जाते हैं। अब है अभिवृत्ति परिवर्तन को यहां तो प्रभावित करने वाले, यहां हो जाएगा प्रभावित करने वाले, अभिवृत्ति परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक है। और अभिवृत्ति को आप परिवर्तन कैसे कर सकते हैं, अभिवृत्ति का परिवर्तन कैसे होता है, तो समूह को बदलकर, आप जिस समूह में रहते हैं उस समूह के मित्र आपके पढ़ने वाले नहीं हैं, सभी अव्वल दर्जे का घुमक्कर, गपेड़ी या मूर्ख है। तो आप अपने समूह को बदलकर आप अपने अभिवृत्ति को बदल सकते हैं। दूसरा, निकटता। जो अच्छे लोग हैं, जिनकी सामाजिक प्रतिष्ठा है, तो अच्छे लोगों के निकट जाकर, उनके साथ रहकर, उनके पास रहकर आप अपने अभिवृत्ति को बदल सकते हैं। उसके बाद स्कूल, कॉलेज, आप अच्छा स्कूल या कॉलेज में दाखिला कराकर अपने नाम को लिखाकर भी आप अपने अभिवृत्ति को बदल सकते हैं। इसके अलावा सांस्कृतिक क्रियाकलापों में शामिल होकर आप
इन कारणों से अपनी अभिवृत्ति को बदल सकते हैं यदि आप बदलना चाहें तो। अच्छे स्कूल में दाखिला लेकर के, सांस्कृतिक गतिविधियों में शामिल होकर और अपने ऊपर कुछ मनोवैज्ञानिक इफेक्ट को डालकर आप अपनी अभिवृत्ति और अपने विचार को बदल सकते हैं। लेकिन इसको बदलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें अभिवृत्ति परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को सकारात्मक सोच रखनी होगी और अपने आप में बदलाव लाने की प्रेरणा उसके अंदर जगानी होगी। तो ये था सामाजिक संज्ञान, स्कीमा, रूढ़ धारणा तथा अभिवृत्ति। कल हम लोग समाज उपयोगी व्यवहार, पूर्वाग्रह और भेदभाव के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।